ओके, देखो कल वाली वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे। अब हम शुरुआत कर लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है विद रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है जी, ओके जी, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 2009। ओके, एंड साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। दोनों के दोनों फैक्ट है क्या, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे? नहीं होंगे। ब्रिक्स आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ब्रिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि साउथ अफ्रीका लास्ट है। ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल ठीक है। पहली आ जाती है फर्स्ट समिट जो है, अगर किसी ने ब्रिक्स को पढ़ा होगा सिंपली तो ये सबको पता है कि 2009 में हुई है, लेकिन कहाँ हुई है? वो रियो डी जेनेरियो में नहीं हुई, पहली समिट रशिया में हुई थी हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? गलत हो जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। अब आपको पता ये भी पता होना चाहिए कि जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स का, जो भी है। ठीक है, एक ब्रिक्स बैंक के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, अगर 2009 है तो ये आपकी रशिया में हुई है तो कहाँ पे हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था, इंडिया ने कब को ज्वाइन किया था, कौन सी समिट इंडिया में हुई, अब तक कितनी समिट्स हो चुकी हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द अबव डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। अब ये ना इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने ये करंट अफेयर्स में है कि WTO की न्यूज़ निकली है जिसमें कि आई थिंक जिनोवा वॉर्म डिजीज़ को इरेडिकेशन के लिए उन्होंने एक वो निकाला है पूरा, मतलब पेज, एक रिसर्च पेपर निकाला है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए अब इंडिया में कौन कौन सी इरेडिकेट हो चुकी हैं, क्योंकि वो दोबारा पूछ सकता है। देखो डिप्थीरिया आपका इरेडिकेट हो चुका। पहली बात तो इस वही जाओ, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, डिप्थीरिया इरेडिकेट हो चुका है। अगर किसी को नहीं भी पता, लेकिन सबको ये पता है कि बच्चों को DPT का टीका आज तक लगता है। डी यानी डिप्थीरिया, इसका मतलब 1 तो नहीं है, 1 नहीं होता है तो ये अपने आप गलत हो जाती है, ये भी गलत हो जाती है। अब बचता है 3 ऑप्शन या नहीं। दूसरा है, तीसरा स्मॉल पॉक्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं स्मॉल पॉक्स को? एक सेकेंड, चेचक। तो चेचक सबको पता है, चेचक हमारे यहाँ से इरेडिकेट हो चुका है, वो 80s में ही इरेडिकेट हो चुका है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ पे हो जाता है। अब ये दोनों इरेडिकेट हो चुके हैं, अब तक इरेडिकेट नहीं हो चुके। अब आपको ध्यान देना है या फाइंड आउट करना है कौन कौन सी और डिजीज है जो इरेडिकेट हो चुकी हैं। जैसे आपका पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, प्लेग इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से जो कैटल काउ कैटल वाली डिजीज है वो आपकी इरेडिकेट हो चुकी है। तो ये आपको अब पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हुई है। जैसे अभी एक डिजीज़ थी जो आपकी जनवरी 2023 में ही आपको सर्टिफिकेट मिला था इसको इरेडिकेट होने का, वो कौन सी है उसका ध्यान दो। अभी जो WHO ने आपको रिसर्च पेपर जो निकाला है तो वो कौन सी डिजीज़ है, जैसे जो डिजीज़ है वो डिजीज़ है, क्या इंडिया में इरेडिकेट हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। तो यही सारे इन्हीं से पता चलता है आपको, जो आपके PYQs में हैं और जो आपके करंट अफेयर्स में, उन्हीं को कनेक्ट करना। अगर एक बार UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, वो दूसरी बार आपका करंट अफेयर्स में आ रहा है, दैट मीन्स वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको इनका स्टेटस फाइंड आउट करना है, यही आपका काम है, यही आपका धर्म है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट। ओके जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसने इवोल्यूशन, अब इसमें अगर आपको पता हो कि नॉर्मल आप जिसमें सिंपल आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ना आपका एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसकी थ्योरी है? ये आपको बताना है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसकी थ्योरी है, और ग्लेशियल साइकिल, दोनों ही इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स इसमें क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना माइट हैव, कर सकते होंगे। अगर 1% भी किया होगा ना तो करेंगे, और आप श्योर नहीं हो कि इन्होंने नहीं किया, तो जिसमें आपको श्योरिटी नहीं है, नहीं किया, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कर सकते होंगे, किया होगा। ओके, ठीक है, इसका मतलब तीनों को तीनों ठीक माना। लेकिन यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी वो किसकी थ्योरी थी। ठीक है, और क्या कहते हैं ये, इन्होंने क्या क्या एविडेंसेस दिए थे इनको साबित करने के लिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रेड क्लिफ कमेटी किससे रिलेटेड है? तो सबको पता है बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान से ये रिलेटेड है। ठीक है, ओके जी। अब देखो यहाँ पे माइनॉरिटी से रिलेटेड कौन सी है, ये देख लो। आपको ईस्ट बंगाल में राइट्स के लिए, इनको देख लो कि कौन सी कमेटी इनसे रिलेटेड है, कौन सी कमेटीज इनसे रिलेटेड नहीं है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि माइनॉरिटीज़ का कोई इशू ऐसा न्यूज़ में चला नहीं हुआ है।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अदर देन पोचिंग, पोचिंग के अलावा व्हाट आर द पॉसिबल रीजन, क्या पूछा है, देखो पॉसिबल रीजंस पूछा है इन द फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन, दैट मीन्स नेगेटिव रीजन, वो सारे जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेगेटिव जाएंगे तो इसमें कहा है इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है तब भी सही है ना। और आपको पता है कि डॉल्फिन गंगेटिक की आपको क्रोकोडाइल्स कहाँ पे मिलते, तो गंगेटिक रिवर की बात ही नहीं, वो आपको चंबल नदी के उधर आपके पास मिलेंगे, घड़ियाल वगैरह जो भी होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाता है। आपका 1, 3 एंड 4 दो तरीके हैं, एक तो क्रोकोडाइल वाला हो जाता है जो आपका चंबल रिवर साइड, सोन रिवर साइड मिलेंगे, वो इस तरीके से गलत हो जाता है। दूसरा है जब भी आपसे किसी चीज़ के रीज़न पूछा है डिक्लाइन करने का, तो जहाँ भी इंक्रीज लिखा होता है, समटाइम इंक्रीज पॉजिटिव उसमें भी लिखा होता है ना कि अगर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही तो अच्छी बात है, उसने कुछ एक्सेस किया होगा। देखो इंक्रीज होने में और एक्सेस होने में चीज़ें फ़र्क होती है, अगर आप किसी चीज़ की अति करते हो वो गलत होती है, लेकिन किसी चीज़ को बढ़ाना इज़ अ गुड साइन, ठीक है। तो ये आपका आप पहुंच गए आपके ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 पे। देख लो अब क्या है, ऑप्शंस देख लो, मे भी हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम दे देगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कर दिया और बैरेज कर दिया, ऑब्वियस सी बात है वो एक जगह रुक जाते हैं, फिर वो फ्लो नहीं कर पाते, जब वो फ्लो नहीं कर पाते एक जगह ट्रैप हो जाते हैं। तो ठीक है, अगर आपको वही बात है ना, अगर आपको एक जगह रोक दिया जाए तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, आपको घुमाते हैं इधर उधर, घूमते रहो भाई। मुखर्जी नगर इसलिए तो आते हैं ताकि एक्सप्लोर कर सके ना। 3 कहता है गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स, में ट्रैप हो जाते हो आप एक्सीडेंटली, तो भी ऑब्वियस सी बात है। और यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ये तो आपको पता है कि यूपी साइड वो या फिर यमुना रिवर का ही हाल देख लो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो गंगेज में भी होगी, दैट मीन्स ये भी आपका ऑप्शन ठीक हो जाता है। अब आ जाते हैं हम 15 कर लिया ना हमने, एक सेकेंड, हाँ। अब आ जाते हैं हम 16th में, कहता है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट यूज़ होता है बहुत हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, लेकिन मैट्रिसेस हॉलिस्ट्रीज में, इसमें कुछ कंसर्न है, क्या कंसर्न होंगे, कंसर्न क्या होंगे, दैट मीन्स वो आपकी हेल्थ के लिए इफेक्ट हार्मफुल होगी या एनवायरनमेंट के लिए, दो ही चीज़ें होगी, कंसर्न होने का दो ही रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। कॉस्टली होंगे तब भी लोग यूज़ करना तो नहीं छोड़ देंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो दो ही चीज़ होगी, या तो आपके एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा होगा या आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा हो, तो दोनों ऑप्शंस देख लो। इसमें आपको बिल्कुल ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समटाइम आप ये सोचो, आपको सिर्फ ये सोचना होता है अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हों और कह रहा है कि आप कंसर्न हो, कंसर्न किस चीज़ को लेकर होगी, कंसर्न तभी होगी जब आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी जेब पे इफेक्ट पड़ेगा। जेब में आपका इकोनॉमिक रीज़न ही नहीं आता है, आपका एनवायरमेंटल इशूज़ भी आते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, दे आर हाईली रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट, डिग्रेडेशन के लिए होंगे तभी तो कंसर्न है, ऑब्वियस सी बात है। दे आर एबल टू अक्यूमुलेट इन द ह्यूमन एंड एनिमल्स, अगर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ से आपका क्या बनता है, कहाँ पे आप पढ़ते हो एक्यूमुलेशन, जो आपका आप पढ़ते हो ना एनवायरनमेंट में, वो कहाँ पे पढ़ते हो आप एक्यूमुलेशन, बायो फूड एक्यूमुलेशन आप पढ़ते हो ना इस चीज़ को, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी वो चीज़ कनेक्ट हो जाती है, यानी यहाँ से आपका टॉपिक निकल के आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फूड चेन एक्यूमुलेशन क्या होता है, ये सब कुछ, ठीक है। आपका यानी दोनों के दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो द फिनोमिना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व, कैन बी किस में से किया जा सकता है, हाइबरनेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन एनी, अगर तीनों ऑप्शन दिए यूपीएससी ने तो ये आंसर तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। अब इस तरीके के में अब देखो इसमें तीनों आंसर होंगे, कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कैन बी, हाइबरनेशन मतलब वो जो छुप जाते हैं, तो आपको सबको पता है बैट्स यानी चमगादड़ सबने देखे होंगे, भालू का सबको पता है, बैट्स और भालू सबको पता है, एक और दो, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से। दूसरा उन्होंने पूछा हुआ कैन बी ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो रोडेंट्स में भी किया जा सकता है, दैट मीन्स एक में भी किया जाएगा तो तीनों में किया जाएगा, पॉसिबिलिटीज है। देखो जिस चीज़ को आप गलत साबित नहीं कर सकते उसको ठीक मानने में फ़ायदा, और जिस चीज़ को आप ठीक नहीं साबित कर सकते उसको गलत मानने में फ़ायदा है, ठीक है। इन्होंने कहा कैन बी कर सकता है, अगर एक में भी करता होगा तो करता है, सिर्फ ये सिंपल सा लॉजिक आपको लगा के यहाँ पे चलना है, ठीक है। अब आप देख लो क्या 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 होते हैं क्या नहीं होते। क्योंकि आपसे हाइबरनेशन एक, क्योंकि यूपीएससी ने इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको उन्होंने पूछा था कि कौन से हैं जब भी उन्हें अपनी पोचिंग का डर होता है या फिर मतलब जब उस पर अटैक किया जाता है तो वो अपने आप को छुपा लेते हैं और एक गोल की गेंद की तरह अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें एक ऑप्शन था पेंगुइन, ठीक है। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन है वो है, दोनों कनेक्टेड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल, देखो कल 2 दिन पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने सल्फर साइकिल देखा था कि ऑप्शन में सल्फर साइकिल है। फिर फॉस्फोरस साइकिल से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है, ये कार्बन साइकिल से, यानी सारे के सारे साइकिल्स के बारे में अब आपको पता होना चाहिए। ये आपका काम बनता है कि आप इसको ध्यान दो, देखो क्या चीज़ है ये। ठीक है जी, किस में कहा है, देखो ऐड करता है, यहाँ पे क्या कहा है ऐड। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल से रिमूव होती है, ऐड नहीं होती। फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जब जो है प्लांट्स अब खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं करते, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और आपका O2 को रिलीज करते हैं। दैट मीन्स वो आपकी एनवायरमेंट साइकिल या सॉरी एनवायरमेंट में यानी ऑक्सीजन साइकिल में बेसिकली वो आपका पार्टिसिपेट करते हैं। कार्बन साइकिल से वो कार्बन एड ऑन नहीं करते, कार्बन हटाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका एलिमिनेट हो गया, 3 एलिमिनेट हुआ, 3 एलिमिनेट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो अब आपको कॉमन है, रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं हम, CO2 छोड़ते हैं। दैट मीन्स ठीक है, वोल्केनिक एक्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये भी ठीक है, इसका मतलब चारों के चारों ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कहाँ से, वोल्केनिक एक्शंस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन है कि आप ये चीज़ देख लो जो उन्होंने पूछा उसका आप रिवर्स यानी उल्टा ढूंढ लो तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 18 पे। 18 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में कमेटी के बारे में पूछा है। यूपीएससी की आदत है मोस्टली कमेटी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछता ही रहता है, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट कमेटी के बारे में पूछा है, अगर आपको पता है तो हम ये पढ़ते हैं और ऑब्वियसली बहुत ईजी क्वेश्चन आपका होना चाहिए। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, यही आपकी लार्जेस्ट कमेटी बनती है। अब जब आप एनालाइज कर रहे हो तब आपका काम क्या है कि एस्टिमेट कमेटी के बारे में फाइंड आउट करना है। एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, क्या ये, क्योंकि जो कमेटीज़ होती है पार्लियामेंट की कमेटीज़ होती है तो उसमें सम कमेटीज़ बिलोंग्स ओनली टू द लोकसभा, कुछ राज्यसभा की होती है, कुछ में दोनों में कॉमन होती हैं। आपकी लोकसभा के भी मेंबर होते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। आपका काम होता है टू फाइंड आउट कि कौन सी अगर कमेटी है लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर कहाँ ज़्यादा है, लोकसभा के मेंबर कहाँ ज़्यादा है, किससे रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे एस्टिमेट कमेटी के बारे में ही, तो ये कमेटी सिर्फ लोकसभा की, इसमें राज्यसभा के मेंबर ही शामिल नहीं होते। कितने मेंबर हैं टोटल, 3 मेंबर आपके होते हैं, ठीक है, 3 नहीं सॉरी 30 मेंबर आपके होते हैं। अब आपको ध्यान देना, आपका काम क्या है, आपको देखना पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स आते हैं तो कितने मेंबर्स आते हैं। पब्लिक कमेटी ऑन अंडरटेकिंग, क्योंकि पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है जिसमें यूपीएससी ने आपको ऑप्शंस दिए थे कि सिर्फ इसमें लोकसभा के मेंबर्स आते हैं, राज्यसभा के मेंबर ही नहीं आते, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये काम होता है, जो कि आपका गलत हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों से रिलेटेड मेंबर आते हैं, 15-7 का रेशियो रहता है वहाँ पे। तो आपको अब हर कमेटी, 4 कमेटी दी है ना, तो चारों के चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी कमेटी कब न्यूज़ में चल जाएगी और कब यूपीएससी आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। करंट अफेयर्स का और पीवाईक्यूज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इसलिए ही आपका यूजफुल होता है, क्यों, क्योंकि पीवाईक्यूज में आपको पता चलता है यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे यूपीएससी ने आपसे देखो डायरेक्ट कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर 21, 22, 23 का उठाओगे तो आप देखोगे यूपीएससी कंपेयर करके चीज़ों को पूछ रहे हैं। अब वो मोस्टली उसका ट्रेंड का है कि अगर वो एक ऑप्शन आपको लोकसभा राज्यसभा का देता है, दूसरा ऑप्शन वो आपको किसी और का देगा उठा के, ठीक है, यही उसका काम है। दूसरा ऑप्शन आपको इमरजेंसी का दे देगा या किसी और टॉपिक से दे देगा, कुछ भी दे देगा, मतलब वो चीज़ है कंपेयर करके क्वेश्चंस को पूछ रहा है, उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने उसको, ठीक है। और करंट अफेयर्स का क्या फायदा है कि आपको पता चलता रहता है कौन सा टॉपिक न्यूज़ में है। मान लो कि इस टाइम पे कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट न्यूज़ में है, तो दैट मीन्स आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है, देख लेना है कि ये कौन से थे, राज्यसभा लोकसभा से है, इसका काम क्या है, दोनों में से किसके मेंबर है, कौन इसका हेड बनता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनते हैं, स्पीकर खुद हेड बनते हैं या किसी और को चुना जाता है, ठीक है। ये सारे काम हैं आपको जो देखने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 20। और दूसरा ये क्वेश्चन, एक सेकंड, दूसरा ये क्वेश्चन उठता है कि इसको कितनी लिमिट तक जाके देखिए, है ना, क्योंकि फिर वही बात है ना कि आप नॉलेज को कितना भी लेना चाहो क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं आती, तो कितने दूर तक आप जाके चीज़ों को देखते हो, तो कितने दूर उसका अंदाजा भी आपको पीवाईक्यूज में ही लगता है जिस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अब तक कमेटी से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से मेंबर बिलोंग करते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, कितने मेंबर है और काम क्या है, तो यही चीज़ों को आपको फोकस करना है, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ इसमें नोट डाउन करनी है, बस बात खत्म। 20वां कहता है इफ़ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड स्टॉकिंग अलोंगसाइड द कैटल टू सीज द इंसेक्ट डिस्टर्ब्ड बाय देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस।
ओके जी, यानी जब कैटल्स जाते हैं चरने जाते हैं तो उसके पीछे आपने देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है देखा होगा, तो कौन से सच बर्ड है। ऑप्शन ये देखो, तीनों आपको कहते हैं कि यहाँ पे है ही नहीं। क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन, आपने हर जगह ये नहीं देखा होगा, इसका मतलब हर जगह नहीं देखा होगा। देखो बी ऑप्शन कहता है कॉमन मैन है, कॉमन मतलब कॉमन, हर जगह मिलती है, हर जगह मिलती है तो ये जाएगी, पक्का जाएगी, ये तो मानेंगे नहीं, इसका मतलब है ये ऑप्शन है। ठीक है। पेंटिंग स्ट्रोक, अब आपको बिल्कुल ये नहीं पता ना, देखो अगर आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा माने, ज़रूरी थोड़ी ये भी होते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, अगर आप जा रहे हो तो आपने कुछ को देखा होगा, ऐसे देखा होगा, और यहाँ पे बात कर रहा है कॉमन, कॉमन देखा होगा आपने, ज़रूरी थोड़ी है ब्लैक नेक्ड क्रेन कहीं एक एरिया मिलता है तो दूसरे में नहीं मिलता होगा, पेंटिंग स्ट्रोक एक में मिलता होगा दूसरे में नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कॉमन मैन है, कॉमन है तो सब जगह मिलेगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पे, इस तरीके से आप अपने आंसर्स पे, अपने क्वेश्चंस पे पहुंच सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी ना, तो दूसरी वीडियोस भी आप देखें, दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर यूपीएससी सीएससी 2024 एंड 2025। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।